अब नेक्स्ट कुछ नई चीज देखते हैं। अगर कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, देखिए कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक्शन को नहीं बताती, हालांकि वर्ब्स नॉर्मली एक्शंस बताती हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती जो एक्शन नहीं बताती बल्कि स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग्स बताती है। समझिए, वर्ब्स जनरली क्या बताती हैं? एक्शंस बताती हैं, चलना फिरना, उठना गाना रहना, है ना, और या कम, रन, स्लीप, थिंक, ड्रिंक, ओपन, क्लोज। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक्शन को नहीं बताती, क्या करती हैं? शोज स्टेट ऑफ माइंड, आपकी मानसिक स्थिति बताती है या आपकी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, जब इस तरह के वर्ब्स हों किसी सेंटेंस में और उसका अगर हमें पैसिव बनाना पड़े तो फिर हमें बाय का यूज नहीं करना होता, कुछ और चीजें यूज करनी होती है। शायद एग्जांपल से हम ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। देखिए पहला एग्जांपल लिखा है आई नो हर। नो यहां पर फील वाला सेंटेंस है, जहां इधर है ना स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग वाला मामला है। तो आई नो हर, तो शी इज नोन। हम अभी तक लिखते थे बाय मी, यस, बट इस सेंटेंस में लिखना होगा शी इज नोन टू मी। इस बात को ध्यान दीजिए, मैं स्टार लगा के बता रहा हूं आपको कि यहां क्या लिखना पड़ेगा? शी इज नोन टू मी, नॉट शी इज नोन बाय मी। एक और सेंटेंस देखते हैं, यह लिखा है ही अनॉयड मी। आई वॉज अनॉयड, अगर हम पुराने तरह से बनाते तो हमें लिखना होता बाय हिम, यस, बट ये कौन से वाला वर्ब है? फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड वाली वर्ब है, तो यहां क्या लिखना होगा? आई वॉज अनॉयड विद हिम। ये फिर स्टार लगा के आपको दिखा रहे हैं, यहां क्या लिखा जाना चाहिए? विद हिम। सो आई वॉज अनॉयड विद हिम। एक और सेंटेंस है, इसको भी देख लेते हैं। हर बिहेवियर अनॉयड हिम, फिर से अनॉयड वाला मामला आ गया। तो ही वॉज अनॉयड एट हर बिहेवियर। जब हम किसी पर्सन से अनॉयड होते हैं तो हमें लिखना होता है विथ। जब हम किसी के बिहेवियर या उसकी किसी हरकत, किसी चीज से अनॉयड होते हैं तो हमें लिखना पड़ता है एट। तो ही वॉज अनॉयड एट हर बिहेवियर। जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में क्या हुआ था? आई वॉज अनॉयड विद हिम। तो जब कोई फील वाली वर्ब हो, जहां फीलिंग हो, स्टेट ऑफ माइंड हो, वहां पर हम सब्जेक्ट के साथ बाय नहीं लगाते पैसिव में, वहां उस अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन को लगाया जाता है जो उस वर्ब के साथ फिट होती है। जैसे यहां हमने टू का यूज किया था, कभी हमने विद लगाया, कभी हमने एट लगाया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको प्रीपोजिशन वाला जब मैंने कंसेप्ट बताया था शुरू में, तब आपसे कहा था कि अगर प्रीपोजिशन आ जाए तो वो सेंटेंस को ब्रेक कर देती है और प्रीपोजिशन के पहले वाले पार्ट का ही पैसिव बनता है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन लगी होती है, कुछ वर्ब्स अपने बाद प्रीपोजिशन के साथ ही ऑब्जेक्ट लेती हैं। ऐसी वर्ब के साथ पैसिव फॉर्म में भी प्रीपोजिशन उसी तरह से लगा रहता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए ये सेंटेंस, ही लाफ्ड एट मी। अगर सेंटेंस ऐसा लिख दिया जाए ही लाफ्ड, तब ये कौन सी वर्ब हो गई? ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि इसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है, इसका पैसिव नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस लिखा है ही लाफ्ड एट मी, ये रहा सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये रही इसकी वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। तीनों चीज क्लियर आपको समझ में आ रही है? ये रहा इसका सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाने के लिए जो हमें चाहिए वो तीनों चीज हमारे पास हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आगे ले आइए, ये आए आगे। लाफ्ड मतलब पास्ट सिंपल का सेंटेंस था तो हमें वॉज लिखना पड़ेगा, तो आई वॉज लाफ्ड। अब ये जो लाफ है ये अपने साथ एट को लेकर ही आती है, तो आई वॉज लाफ्ड एट बाय हिम। आई वॉज लाफ्ड एट बाय हिम, है ना, मुझे हंसा जाता है, मुझ पर हंसा जाता है उसके द्वारा। सो आई वॉज लाफ्ड एट बाय हिम। एक और सेंटेंस देखते हैं। देखिए यहां अगला सेंटेंस है सीता स्माइल्ड एट राम। ठीक है, पैसिव में हम क्या करेंगे? राम को आगे लाएंगे, राम वॉज स्माइल्ड एट बाय सीता। एक सेंटेंस है ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स। लुक के साथ या आफ्टर एक साथ मिलकर आता है तब होता है देखभाल करना, है ना। तो ये सेंटेंस हो गया ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स
हिज पेरेंट्स यहां पर ऑब्जेक्ट है, हिज पेरेंट्स आर, क्योंकि प्लूरल है तो हिज पेरेंट्स आर लुक्ड आफ्टर बाय हिम। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जहां पर वर्ब प्रीपोजिशन अपने साथ ही लेकर आती है, उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है, तो हमें वो प्रीपोजिशन एज इट इज वैसी की वैसी ही पैसिव में लिखनी होती है। वरना जनरली हम प्रीपोजिशन के पहले वाले पार्ट तक का पैसिव बनाते हैं और प्रीपोजिशन सेंटेंस को अलग कर देते हैं, वो डिफरेंटली लिखते हैं। चलिए यहां तक हुआ। कुछ अंतिम और चीजें सीख लेते हैं। एक चीज होती है कॉजेटिव वर्ड। कॉजेटिव वर्ब ये क्या होता है? कॉजेटिव वर्ब मतलब जब एक व्यक्ति कोई काम दूसरे व्यक्ति से करवाए, है ना। जैसे मैं आपसे बुलवाता हूं, यहां एक काम दूसरे व्यक्ति से करवाया जाता है, तो उस तरह की वर्ब्स को हम बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। जैसे आई मेड हिम पॉलिश माई शूज, मतलब मैंने उससे अपने जूते क्या करवाए? पॉलिश करवाए। इसका अगर पैसिव बनाना पड़े तो ये बनता है ही वॉज मेड टू पॉलिश माई शूज। देखिए आई मेड हिम पॉलिश माई शूज, सब्जेक्ट कौन है? आप हैं। किससे काम करवाया जा रहा है? उस व्यक्ति से, तो वो आपका ऑब्जेक्ट है। काम किस चीज का हो रहा है? शू पॉलिश का। या आपने उसको ऐसा बनाया है, तो आपने उसको ऐसा बनाया, ये वर्ब हो गई। ठीक, तो सेंटेंस बना ही वॉज मेड, उसे ऐसा बनाया जाता है। किस चीज के लिए? टू पॉलिश माई शूज। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही मेड मी सिंग अ सॉन्ग, उसने मुझसे गाना गवाया, मतलब उसने कहा, उसने फोर्स किया और मुझे गाना गाना पड़ा। तो देखिए सेंटेंस में हुआ क्या? ये ही सब्जेक्ट, उसने क्या किया? बनाया आपको। किसको? मी। कैसा कि आप गाना गाएं, है ना। तो इसमें ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। मी आगे आकर हो जाता है आई। सेंटेंस पास्ट सिंपल है तो वॉज, आई वॉज। थर्ड फॉर्म हो गया मेड। यहां हमने इसका बना दिया पैसिव, तो आई वॉज मेड, मुझे बनाया गया। कैसा? टू सिंग अ सॉन्ग। जैसा हमने इंपरेटिव सेंटेंस में भी देखा था कि अगर रिक्वेस्ट वाला मामला हो या सजेशन हो या एडवाइस हो, तब हमारे पास दो सेंटेंस आ गए थे, यू आर रिक्वेस्टेड और शट द डोर। तो हमने क्या किया था? उन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में टू का यूज किया था। तो उसी तरह से यहां क्या हुआ? एक सेंटेंस हमारे पास आया आई वॉज मेड और सिंग अ सॉन्ग। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में क्या यूज किया गया? टू का यूज किया गया। देखिए इसको समझते हैं। और तो आई वॉज मेड टू सिंग अ सॉन्ग। एक और एग्जांपल इसमें दे रखा है, उसको भी समझ लेते हैं लास्ट में। आई सॉ हर गो, ये हर आगे आकर हो गया शी वॉज सीन टू गो। यहां पर गो एक डिफरेंट सेंटेंस था और ये आई सॉ हर एक डिफरेंट सेंटेंस था। दोनों के बीच में हमने क्या किया? इसको ऐसे किया कि शी वॉज सीन टू गो। तो ये वो सेंटेंस थे कॉजेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम क्या करते हैं? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऐसा बनाता है कि वो कोई काम करे। तो फिर जब इसका पैसिव बनाया जाता है तो कुछ इस फॉर्म में बनता है जो आपको अभी दिखाया गया। अब सबसे आखिरी जो चीज है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोलने लिखने में हम यहां गलती कर देते हैं, इसको समझिए। इसमें क्या होता है? जब वाक्य में क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट्स हों। कितने ऑब्जेक्ट्स हों? दो ऑब्जेक्ट्स हों। तो फिर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि किस वाले ऑब्जेक्ट को हमें पैसिव आगे लेकर पैसिव फॉर्म करना है ना। तो सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हों? अगर दो ऑब्जेक्ट हों तो किस तरह से बनाया जाएगा? इन दो ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? देखिए इसमें दो चीज होती है, एक होता है पर्सन, एक ऑब्जेक्ट होता है पर्सन, और एक ऑब्जेक्ट होता है कोई थिंग। क्या कहा? किसी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट हो, है ना, तो जनरली क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है पर्सन और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है कोई थिंग। जो पर्सन ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो थिंग ऑब्जेक्ट होती है उसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पर्सन जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो थिंग है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब हमें पैसिव बनाना पड़े इन सेंटेंस का तो दो तरह से बन सकता है। देखिए लिखा है पैसिव वन,
इस बार हमने पर्सन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। सेंटेंस हमारा था, देखिए सेंटेंस हमारा क्या था, सेंटेंस हमारा था ही गेव मी अ पर्स, ही गेव मी अ पर्स। अब इसको समझते हैं। देखिए ही यहां पर सब्जेक्ट है, वेरी गुड। गिव का सेकंड फॉर्म ये हमारी वर्ब है। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। पहला ऑब्जेक्ट है मी, जिसको मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट 1, और दूसरा ऑब्जेक्ट है पर्स, ये ऑब्जेक्ट 2। इस सेंटेंस का पैसिव दो तरह से बन सकता है। कैसे? एक बार हम मी को ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट 1 को, और दूसरी बार हम ऑब्जेक्ट 2 मतलब उस थिंग को, पर्स को ऑब्जेक्ट लेकर पैसिव बनाते हैं। देखिए पहला बना आई वॉज गिवन, जब हम मी को आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा आई, चूंकि पास्ट का सेंटेंस लिए वॉज, आई वॉज गिवन अ पर्स बाय हिम। और अगर इसको हम पर्स को आगे लेकर, पर्स को ऑब्जेक्ट लेकर पैसिव बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा अ पर्स वॉज गिवन टू मी, यहां पर टू लगाना होगा, टू मी बाय हिम। एक और सेंटेंस समझिए, शायद आपको अब समझ में, नीचे वाला सेंटेंस समझते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, रहीम टीचेस अस इंग्लिश, रहीम टीचेस अस इंग्लिश। अब यहां पर रहीम क्या है, वेरी गुड, सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, टीच, पढ़ाना। एक पहला ऑब्जेक्ट है अस, ऑब्जेक्ट 1, और इंग्लिश यहां पर ऑब्जेक्ट 2, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इंग्लिश और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अस। दो तरह से इसका पैसिव बन सकता है। पहले बनाया हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके, इंग्लिश इज टॉट बाय रहीम। ठीक, देखिए फिर से देखिए, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय रहीम, या बनता है वी आर टॉट इंग्लिश बाय रहीम। सो जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, कितने ऑब्जेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट हो, तो क्या करना होता है, या तो हम ऑब्जेक्ट 1 को लेकर पैसिव बना सकते हैं या ऑब्जेक्ट 2 को लेकर पैसिव बना सकते हैं। मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को लेकर पैसिव बनाया जा सकता है। सारे रूल्स वैसे ही हैं जैसे पैसिव में होते हैं, सिर्फ हमने एक बार ऑब्जेक्ट किसको लिया, किसी पर्सन को लिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिया, और एक बार किसी थिंग को लिया। यहां से आपको शायद समझ में आ गया होगा पैसिव आखिर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, पैसिव में टेंस अगर हो तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, अगर मॉडल वाला सेंटेंस है तो क्या करना होता है, इंपरेटिव सेंटेंस आ जाए तो पैसिव कैसे बनता है, ठीक, क्वेश्चंस अगर हो जाए तो पैसिव कैसे बनाया जाता है, अगर डबल ऑब्जेक्ट हो या कॉजेटिव वर्ब हो तो फिर पैसिव किस तरह से फॉर्म होता है। पूरा वीडियो या सारे वीडियोस देखने के बाद शायद अब आपको पैसिव बहुत कंसेप्चुअली समझ में आ गया होगा, शायद क्या पक्के में आ गया होगा, लेकिन अभी इसकी प्रैक्टिस बाकी है। आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आपको इसके प्रैक्टिस वीडियोस देखने होंगे, जिसमें हम बहुत सारे सेंटेंसेस लेकर पैसिव को बहुत अच्छे से गहराई में कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। तो इंतजार कीजिए उन प्रैक्टिस वीडियोस का, जिससे आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं। थैंक यू।